नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सेटेट की ये चौथी क्लास है और अभी तक तीन क्लासें हो चुकी हैं और मैथ की ये दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास अगर आपसे किसी भी रीजन से मिस हो चुकी है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है वहां देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरकड़ा का सूचक है? गणितीय मतलब क्या होता है? गणित ही होता है। तरकड़ा मतलब होता है तर्क करना, तर्क वितर्क करना। ठीक है, एक प्रकार की रीजनिंग होती है। मानसिक परीक्षण की बात कर रहा है, गणितीय मानसिक परीक्षण की बात कर रहा है। सूचक मतलब चिन्ह होता है या निशान कह सकते हैं या प्रतीक कह सकते हैं। इतनी मैं आपको बता दिया, सरल हो गया कि गणितीय मानसिक परीक्षण का चिन्ह क्या है, निशान क्या है। ठीक है, परिकलन में निपुणता की क्षमता। परिकलन मतलब होता है गुणा भाग जोड़ घटाना से संबंधित होता है। तो भाई गणितीय तरकड़ा के लिए जो है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है निपुणता की। ठीक है, परिकलन की निपुणता की जरूरत नहीं पड़ती है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करना। स्मरण, सूत्रों को स्मरण कर लेने मात्र से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया और पहला तो गलत है। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। अगर आप गणित की संकल्पनाओं की परिभाषा देने में आप सक्षम हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप गणितीय तरकड़ा में सक्षम हैं। ठीक है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता, ये इंपॉर्टेंट है। ये शब्द तर्क संगतता देने की क्षमता। किसी भी चीज को अगर आप बात कर रहे हैं, तर्क संगत चीज, तर्क से अपने उसको सही साबित कर सकते हैं तो वही बेटर है और यही ऑप्शन आपका डी सही भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और आपके पेपर में ही नहीं, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, हर तरीके के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल भी है, बहुत हार्ड भी है, बस समझने की बात होती है। लेकिन इस तरीके के सवाल को ऑप्शन के ही माध्यम से या विकल्पों के ही माध्यम से सॉल्व किया जाता है। तो सवाल को पढ़िए, पूरा सवाल एक बार में नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाऊंगा और सॉल्व करता जाऊंगा। 5 अंकों की संख्या में, ठीक है, 5 अंकों, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 अंक हैं तो यहाँ कुछ करना नहीं है। दहाई के स्थान का अंक 8 है। दहाई के स्थान मतलब इकाई ये है और ये दहाई है। तो दहाई मतलब एक तो ये हो गया आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो गया और दूसरा सी वाला ऑप्शन हो गया। दहाई के स्थान का अंक 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले में आपका ए वाला ऑप्शन गलत हो गया और डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको बी और सी में ढूंढना है कि है कौन सा। तो यहां तक तो ये कंफर्म हो गया, 8 है ना। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। कह रहा है कि ये वाला स्थान जो 2 है यहाँ, 2 है यहाँ। ठीक है, कह रहा है कि दहाई के स्थान का जो अंक है उसका 1/4 है। 1/4 मतलब होता है 1/4। ठीक है, और 8 का अगर करेंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो ये यहाँ तक फॉलो कर रहा है, बस आपको बहकाया है और कुछ नहीं किया है, इसका कोई मतलब ही नहीं था। अब कह रहा है 1000 के स्थान का अंक, 1000 के स्थान का अंक 0 है, 0 है। तो यहाँ आप, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, ये सैकड़ा है, ये सैकड़ा है और ये 1000 है। तो आप देख रहे हैं ना, 1000 के जगह 0 और 1000 के जगह 4। ठीक, तो कहने का मतलब ये सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और बचा बी। तो कहने का मतलब यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे सवाल को पढ़ना ही नहीं है, आगे सवाल को पढ़ना ही नहीं है, आपको सवाल हल हो गया। लेकिन चलिए हम लोग पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा।
0। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है। 100वां स्थान ये 4 है, ये 0 है, इकाई के स्थान का दुगना है तो देख रहे हैं ये 4 है, 2 का 4 हो गया ना, तो ठीक है। फिर कह रहा है 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। ठीक है, अब ये 10,000 है, ये 10,000 है, ठीक है। अब 2 का 3 गुना 6 ही होगा ना, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन आपका ऑप्शन पूरी तरीके से सवाल के हिसाब से बी फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है, सीटेट में ही नहीं हर जगह आता है। तो अगर आप और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही धमाकेदार है और बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आपके सीटेट पेपर में भी आता है, और बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। आयशा एक लड़की है जिसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25, 5 और 10 के सिक्के को मिलाकर उसके पास कुल 25 सिक्के हैं और 160, 5 और 10 के इन 25 सिक्कों का कीमत जो है 160 रुपए है, तो उसके पास ₹5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या है। इस तरीके का अगर आपको सवाल मिलता है तो आप देखिए कि ना तो ₹5 के सिक्का आपको पता है कि कितना है, और ना ही ₹10 का सिक्का। तो आप देखिए कि टोटल कितना सिक्का है, तो आपको टोटल 25 सिक्के मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले मानिएगा कि माना ₹5 के सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, x सिक्के हैं, x मान सकते हैं ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर ₹5 के x सिक्के हैं तो ₹10 के कितने सिक्के होंगे, तो आप 25 जो टोटल है उसमें से घटा लेंगे, तो लिखेंगे ₹10 के सिक्कों की संख्या बराबर 25 ऋण x। ठीक है, ये 10, अब ये क्या हो गया, ये 5 रुपए का सिक्का x हो गया और ₹10 के सिक्का 25 ऋण x हो गया। अब इसका हम समीकरण बनाएंगे, क्या करेंगे, x धन, ठीक है, x में हम 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि ₹5 का x सिक्का है, तो जब गुणा कर देंगे ना तो टोटल हमको रुपए मिल जाएगा, कितना रुपए है। ठीक है, और ये 25 ऋण x है, और ये क्या रुपए का सिक्का है, ₹10 का सिक्का है, तो आप इसमें 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और ₹5 और ₹10 के सिक्कों की कुल संख्या का कितने रुपए है, कितना रुपए हुआ, तो 160 रुपए। कुल धन कितना है, 160 रुपए ना, तो हमें सिर्फ सिक्के पता करने। तो अब इसको आगे हल करेंगे, तो ये 5 गुणे x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, धन, अब 10 का 25 में गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा, और x में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 10x, और फिर बराबर 160 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आशा करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, अब क्या है, 5x में से ऋण 10x को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा ऋण 5x हो जाएगा। भाई जब इस तरीके का सवाल होता है ना, तो अगर बड़ी वाली संख्या में से घटाते हैं और ऊपर ऋण हो बड़ी वाली संख्या में, तो ये ऋण लिखा जाएगा, इतना तो आप समझते ही होंगे। बराबर 160 है। अच्छा, शायद इस तरीके से ना समझ में आए तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में कर देता हूं। 5x लिखो, फिर ऋण 10x बराबर 160,
और इस 250 को पक्षांतर करेंगे तो ये जब धन है ना, ये पक्षांतर करने पर ऋण हो जाता है, तो ऋण 250 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। ऋण 10 में से 5 को घटाएंगे तो ऋण 5x होगा। अगर यहाँ ऋण ना होता, यहाँ ऋण होता तो हम क्या लिखते, 5x लिखते, लेकिन ये ऋण 10 है तो हम ऋण 10 में से 5x घटाएंगे तो ये आएगा ऋण 5x। ठीक है, अब ये 160 में 250 घटेगा नहीं, तो 250 में आप क्या करेंगे, 160 को घटाएंगे और ये ऋण आपको यहाँ भी रखना होगा। ठीक है, ऋण यहाँ रखेंगे और 0 में से 0 घटाएंगे, 0 ही आएगा। ये बना 15, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, बचा यहाँ 1 और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। तो अब ये ऋण और ये ऋण खत्म हो जाएगा आपका। ये आप लिख सकते हैं 5x बराबर 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5x मतलब x का मान निकालेंगे और 90/5 करेंगे और 5 से हम भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5x 40। x बराबर क्या आ जाएगा, 18। मतलब 5 रुपए का कितना सिक्का है, 18 सिक्का है। तो 10 रुपए का कितना सिक्का होगा, 25 में से आप 18 घटा देंगे तो आएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही होगा, 18 और 7। तो इस तरीके से आपका ये सही हो जाएगा। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो वो भी कर सकते हैं। 18 सिक्का है 5 रुपए का ना, तो 18 गुणे 5 करिए तो 90 रुपए है आपका 5 रुपए का सिक्का का। और 10 रुपए का क्या कितना है, 7 सिक्के हैं, तो 10 सत्ते 70। अब इस 90 और 70 को जोड़ेंगे तो 160 ही आएगा। टोटल आपका रुपए कितना है, 160 है। तो अब आपको उत्तर की जांच भी हो गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को किसी और वीडियो में ले लूंगा या और क्लास में ले लूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं फिर से कोशिश करूंगा तो आपको एक क्लास दे दी जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो ये बात सही है, आपका डी ऑप्शन सही होगा, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। दूसरा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो देख लेते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो अगर हम शुरू में देखें 2, 3, 5, 7, ये शुरुआत की एक अंक की संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं होती हैं। ये बात सही है कि जो है अभाज्य संख्याएं जो होती हैं विषम होती हैं, लेकिन 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या होता है जो क्या होता है, विषम नहीं होता है बल्कि सम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है। 2 जो होता है अभाज्य भी है और क्या है, सम संख्या भी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला कथन सही नहीं होगा। बारी बारी से ए और बी को भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब सबसे पहले जान लो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती है। मान लीजिए जैसे 2 है ना, 2 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 2 का गुणनखंड अगर हम करें तो 2 गुणे 1 होगा, एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया। तो इस प्रकार से केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी बात सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी बात सही है। अगर 1 से 9 तक आप देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन भी सही होगा और ए ऑप्शन भी सही होगा और डी ऑप्शन ऑलरेडी सही है। सिर्फ सी ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर सी होगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब क्लास के लास्ट में पहुंच चुके हैं। 5 ही क्वेश्चन लेंगे। उसका रीज़न है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो किसी को भी नहीं पसंद होता है। ज़बरदस्ती कोई चीज़ देखना अच्छा नहीं लगता। एक टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए वो ज़्यादा बेटर है, और किसी लंबे वीडियो को 2 बार में 3 बार में देखना वो मज़ा नहीं आता है। तो आज का ये 5वां क्वेश्चन होगा, और अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, एक कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं है, लाइक और कमेंट ही करिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए 17.5 गुणे 3 ऋण 21 भागे 7 ऋण 3 गुणे 12.5। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इस तरीके के सवाल को सबसे पहले आप इस इक्वेशन में जो भी दिया है आप देखेंगे कि इसमें आपको भाग वाले पार्ट को हल करना होता है। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको सवाल मिलता है तो सबसे पहले भाग आप सॉल्व करेंगे। अगर भाग नहीं दिया है तो उसके बाद गुणा आपको सॉल्व करना होता है। तो जो कुछ दिया है सेम टू सेम आप लिख देंगे। 17.5 गुणे 3 ऋण, अब 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा और ये ऋण 3 हो जाएगा। ये सॉल्व हो चुका है, इसका काम खत्म हो गया। अब ये बचा क्या, इसको पूरा आप लिख लीजिए। ऋण 3 गुणे 12.5। ठीक है, मैंने बताया कि पहले भाग उसके बाद गुणा करना है। तो आप देखेंगे तो ये इतना आपका इतना गुणा मिल रहा है और इधर इतना गुणा मिल रहा है। तो आप 17.5 में गुणे 3 करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। हासिल लगा 1, 3 × 7 = 21 और 21 से 22 हो जाएगा। हासिल लगा 2, 3 1 कम 3 और 3 2 5 और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। फिर ये जैसा है वैसे ही रख लेंगे। ऋण 3 इसको कर लेंगे। अब इस 3 से इसको गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए ऋण लगा देते हैं। यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण लगा देते हैं। अब 3 × 5 = 15 का ये हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 कम 3 और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब आपका ये सवाल लगभग सॉल्व हो गया है। अब 52.5 में अगर ऋण 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 49.5 आएगा। इतना आएगा ना। फिर लिखेंगे ऋण 37.5। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। दशमलव है, दशमलव रख देंगे एक अंक बाद। 9 है, 9 में से 7 घटाएंगे तो आएगा क्या, 2 आएगा। और ये 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 12.0 मतलब आपका आंसर क्या है, सिर्फ 12। दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपके ऑप्शन में 120 है, 50 है, 52.5 है और 12 है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए। तो मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं हमसे, पसंद आ रहा है क्लास की नहीं पसंद आ रहा है, कमेंट के माध्यम से पता चलता है। अगर किसी प्रकार की सुझाव को आपको लगता है कि सुझाव देना चाहिए तो आपका स्वागत है, सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।